गुड मॉर्निंग। सेवन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग वाटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ, यानी जीवन के लिए, जीवन को बरकरार रखने के लिए पानी की क्या आवश्यकता है ना, क्या महत्व है। ठीक है। हालांकि इसके बारे में पिछले क्लास में भी हमने कुछ बातें आप लोगों को बतलाई थी, लेकिन फिर से एक बार उसको दोहरा लें, है ना, कुछ पॉइंट्स को। जैसे पहला है वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल नेसेसिटीज ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ का ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरत की चीज़ है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, जो लाइफ प्रोसेस होता है उसको संपादित करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लाइफ प्रोसेस टू सर्वाइव एंड ग्रो। वाटर इज ऑल्सो ए हैबिटेट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सर्वाइव करते हैं वाटर में। कुछ इम्पोर्टेंट हो गया। पहला तो ये हो गया फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ। जीवन को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर टू सस्टेन लाइफ। वाटर हेल्प्स इन डिजॉल्विंग फूड मटेरियल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में पानी जो फूड मटेरियल को डिजॉल्व कर लेता है ना। ओनली दैट पोर्शन ऑफ फूड इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी विच इज सोलेबल इन वाटर। यानी फूड का वही चीज़ हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जो कि पानी में सोलेबल है ना, घुलनशील है। वाटर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। हमारे खून का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो ब्लड का, वो क्या है? पानी है। जैसे मान लीजिए कि इफ वी लूज अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर पर डे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, पेशाब और पसीने के रूप में अगर मान लीजिए कि 1 लीटर पानी हम लॉस करते हैं, है ना, वी लूज अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर पर डे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। हमारे शरीर से 1 लीटर पानी जो है प्रत्येक दिन पेशाब या पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। देयरफॉर वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर टू मेक अप दिस लॉस। इस लॉस को पूरा करने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, पानी को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा है ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा होगा नाव को चलते हुए समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जिससे माल की ढुलाई होती है, यात्री लोग भी जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। और वर्ल्ड का ट्रेड जो है ज़्यादातर समुद्री मार्ग से होता है, आपको पता है। तो बोट्स एंड शिप्स प्ले ऑन रिवर्स एंड सीज कैरिंग पैसेंजर्स एंड मटेरियल्स from one place to another. Therefore, water is a medium of transportation. ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, सस्ता है, सुगम है। फॉर डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग के लिए पानी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वी नीड लॉट ऑफ वाटर फॉर बाथिंग, स्नान करने के लिए।
वॉशिंग सफाई करने के लिए, कपड़ा उपड़ा, कुकिंग फूड भोजन पकाने के लिए। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल साल्ट्स एंड बैक्टीरिया। तो जो पानी का यूज हम पीने के लिए करते हैं, पेयजल जिसको पोर्टेबल वाटर कहा जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, तो वो शुद्ध और जर्म्स फ्री होना चाहिए, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव उसका नहीं पड़े। हार्म यानी वो फ्री होने से, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल साल्ट्स एंड बैक्टीरिया, इससे फ्री होना चाहिए। वाटर यूज फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ शुड बी सॉफ्ट, है ना। पानी जो कपड़ा साफ करते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए, कठोर जल नहीं होना चाहिए। चौथा है फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस। वाटर हैज मेडिसिनल वैल्यू also in addition to its normal uses. An ice bag relieves us from headache. बर्फ की थैली जो है, अगर हेडेक से सफ़र है तो वो सफ़र हम करें, पीड़ित हैं, तो उसमें वो राहत देता है। ए कोल्ड वाटर स्पॉन्ज इज यूज्ड टू लोअर फीवर। कोल्ड वाटर स्पॉन्ज जो है व्हेन अप्लाइड ऑन फोरहेड, बर्फ का छोटा टुकड़ा या ठंडे पानी का सेक, अगर काफ़ी ज्वर है तो उसको कम करने के, यानी ज्वर मतलब बुखार होता है, तो देखते हुए कि पानी का पट्टी लोग माथे के ऊपर डालते हैं, जिससे कि बुखार फीवर थोड़ा डाउन। फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बड़े बड़े डैम बना के बिजली उत्पादन किया जाता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ए बिग रिजर्वियर्स बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन द रिवर्स इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बड़े बड़े डैम बना के उसके पोटेंशियल एनर्जी को संचित किया जाता है। फास्ट मूविंग वाटर फ्रॉम ए हाइट, ऊपर से काफ़ी ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है, फॉर फ्रॉम ए हाइट हैज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी, इट इज मेड टू फॉल ऑन ए वाटर व्हील कॉल्ड ए टरबाइन। एक वाटर व्हील होता है जिसको टरबाइन कहा जाता है, उस पर गिराया जाता है। दिस इन टर्न इज यूज टू रन ए जनरेटर, जिससे कि एक जनरेटर रन करता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइडल पावर फॉर्म ए प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। तो एनर्जी रिसोर्सेस का एक प्रमुख हिस्सा हाइडल एनर्जी है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पनबिजली जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। इसका उत्पादन यानी पानी का उपयोग बिजली के उत्पादन में भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ए मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधे जो है उनको एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कहा जाता है। मैनी एनिमल्स जैसे लाइक फिशेस, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स लिव अंडर वाटर, वो पानी के अंदर रहते हैं। एंड टेक डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर फॉर ब्रीथिंग, और डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रीथिंग के लिए, जो कि पानी में घुला होता है। यानी मछलियाँ, मेढक और क्रोकोडाइल पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको ग्रहण करते हैं। मैनी प्लांट्स ऑल्सो ग्रो अंडर वाटर एंड यूज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में डिजॉल्व है उसको वो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम जानते हैं कि इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। नो प्लांट कैन ग्रो विदाउट वाटर, पानी के बिना कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, वृद्धि नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता
हम सही फसल नहीं कर सकते, उपजा सकते, खेती बाड़ी संभव नहीं है। खेती बाड़ी सही ढंग से हो, इसके लिए सिंचाई के साधन चाहिए, सिंचाई यानी पानी चाहिए। सो नो प्लांट कैन ग्रो विदाउट वाटर। वी रिक्वायर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। तो हमें फसलों को उत्पादित करने के लिए, उत्पादन लेने के लिए लार्ज स्केल में पानी चाहिए। In fact, agricultural development of a country largely depends upon the availability of water resources. तो खेती निर्भर करती है पानी के, आपके पास पानी कितना है, सिंचाई के साधन क्या है, इस पर निर्भर करता है। All big cities and civilizations have developed on the river banks and seashores. जितने प्राचीन विश्व की सभ्यताएं हुई, बड़े बड़े सिटीज जो हैं, आप देखिएगा अक्सर किसी न किसी नदी के किनारे होंगे या समुद्र किनारे होंगे, है ना। फॉर प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट, सीड्स ऑफ सेवरल प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय following water of the rivers and streams. The seeds fall in water and are carried to far off places. पानी में जो बीज गिर जाता है वो दूर तक सफ़र करके दूसरी जगह पहुंच जाता है डिस्पर्सल के कारण। Several varieties of plants have spread from one place to another in this manner. इस मैनर से डिस्पर्सल बाय वाटर, वैसे अदर एजेंट्स भी हैं, विंड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, लेकिन वाटर के द्वारा वो कैरी करके बहुत दूर तक चले जाते हैं, जिससे कि several varieties of plants have spread from one place to another in this manner. इस प्रकार से कई प्रकार के पेड़ पौधे एक स्थान से, इनकी जो स्पीसीज है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है। फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, खेलकूद के लिए, मनोरंजन के लिए, तनाव मुक्ति के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर रिक्रिएशन and sports. People go to lakes and rivers for boating. बोटिंग के नाव पर चढ़ने का आनंद लेने के लिए लोग जाते हैं, जल क्रीड़ा करने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, एंड अदर एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक जैसे वाटर स्कीइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, बहुत सा खेल है जो जल से जुड़ा हुआ है। तो उसका आनंद लेने के लिए लोग नदियों या झीलों के किनारे जाते हैं, उसमें खेलते हैं, है ना, मज़ा लेते हैं। तो ये इसका यूज हो गया, है ना। अब आ जाइए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी पानी के जो विविध रूप हैं वो क्या है। हम जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो जल भी 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैसियस स्टेट में। वाटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड जिसको ठोस कहा जाता है, SOLID सॉलिड आप जानते ही हैं, लिक्विड LIQUID लिक्विड तरल या द्रव भी इसको कहा जाता है, तरल या द्रव्य नहीं, द्रव एंड गैस, ये 3 स्टेट हो गया। एट डिफरेंट टेम्परेचर अलग अलग रहने पे पानी इन 3 रूपों में पाया जाता है। तो वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज आइस एट और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री जहाँ टेम्परेचर रहता है तो पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है, ठोस के रूप में। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कब रहेगा, 0 से लेके 100 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर है, उसके बीच पानी जो है वो तरल रूप में या लिक्विड रूप में या द्रव रूप में पाया जाता है, जब टेम्परेचर 0 से 100 के बीच हो। और वाटर एग्जिस्ट इन
in gaseous or vapor state at or above 100 degrees Celsius as stream। जब तापमान 100 डिग्री से 100 डिग्री या 100 डिग्री से ज़्यादा है तो वाष्प के रूप में या स्ट्रीम के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। The chemical formula of molecules of ice, water and steam are exactly the same। इसका केमिकल नाम H2O होता है। केमिकल नाम क्या होता है? H2O, यानी जैसे पहला हो गया सॉलिड। सॉलिड क्या हो गया? वाटर एग्जिस्ट in solid state as ice at or below 0 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड स्टेट में जैसे आइस हो गया। अब जाइए लिक्विड स्टेट। लिक्विड के रूप में वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट between 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज को देखिए। और गैस के रूप में वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस और वेपर मतलब वाष्प, वेपर स्टेट एट और above 100 डिग्री सेल्सियस एज स्ट्रीम। और पानी का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वाटर का? H2O। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है ना। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2। यानी आइस का केमिकल फार्मूला H2, वाटर का केमिकल फार्मूला H2, स्टीम का H2O, क्योंकि सभी में वाटर के ही मॉलिक्यूल होते हैं। और इसमें हम देखते हैं H2 का मतलब हो गया टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम पाए जाते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। The 3 states of water are interchanged by heating and cooling। तो पानी के ये तीनों जो रूप हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस रूप, और टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, है ना। इंटरचेंज बाय हीटिंग एंड कूलिंग। गर्म होने पर या ठंडा होने पर ये अपना रूप बदलते हैं। जैसे आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जो है
वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पिघलता है टू फॉर्म वाटर, तब वो पानी में परिवर्तित हो जाता है तरल रूप में, लिक्विड रूप में। बट इफ वाटर इज कूल्ड बिलो 0 डिग्री, लेकिन पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो से नीचे अगर हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड रूप में बदल जाता है। इट अगेन टर्न्स इनटू आइस, फिर से वो आइस बन जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। दस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड वाटर टू आइस, लिक्विड वाटर से आइस में बदलने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, है ना। एंड द रिवर्स इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी आइस से वाटर में कन्वर्ट करने जो प्रोसेस है वो हो गया आपको मेल्टिंग, है ना। बोथ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का दोनों जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना। द कांस्टेंट टेम्परेचर at which water changes from liquid state to solid state upon cooling is called freezing point. पेज नंबर 163 है ना, इसको एकदम याद रखिए। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ओपन में कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका जस्ट उल्टा, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में जाने का ओपन हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट को हिमांक भी कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक भी कहा जाता है। याद रखिए कि दोनों का यानी फ्रीजिंग और मेल्टिंग ऑफ पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आगे कल नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे पानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करता है, और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या समानता है, डिफरेंसेस है। और इसके बाद वाटर साइकिल, अभी कुछ बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को क्यों कहा जाता है, वाटर पॉल्यूशन क्या है ना, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको टेकअप किया है, ठीक है। आगे कल इसके नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।